बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्ट में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने दिया, किस सन में दिया और ये है क्या, ये आपको बताऊंगा। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम ऑस्ट्रिया का एक साइंसदान था, कैरी लैंडस्टेनर। इसने 1900 में ये सिस्टम दिया था और अवार्डेड द नोबेल प्राइज। इसे इस काम के लिए मेडिसिन की तरफ से नोबेल प्राइज भी दिया गया। क्लासिफाइड ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ ए एंड बी एंटीजन ऑन रेड ब्लड सेल। जो खून के रेड ब्लड सेल हैं उनके ऊपर एंटीजन ए और बी की मौजूदगी या एब्सेंस की वजह से इनको एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम का नाम दिया गया है। अच्छा, फर्ज करें ये रेड ब्लड सेल है, इस तरह की शक्लें हों, ये एंटीजेंस हैं और ये एंटीबॉडीज हैं। ब्लड ग्रुप इसका क्या होगा, इसके पास एंटीजन ए मौजूद है। अगर ये गोल दायरे वाली मैं ए का नाम दे दूं, गोल दायरे वाली को ए का नाम दे दूं, तो इसका ब्लड ग्रुप बनेगा ब्लड ग्रुप ए ग्रुप बनेगा। इसके पास ये अगर दायरे वाली हो तो इसको मैं नाम दे दूं, इसका ब्लड ग्रुप बी है, इसका ब्लड ग्रुप बी है। इसके पास दोनों हैं तो इसका मतलब है इसका ब्लड ग्रुप ए बी है। और इसके पास अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर ये गोल दायरे वाली को एंटीजन ए तस्वर कर लिया जाए तो इस ब्लड ग्रुप के पास ए एंटीजन मौजूद है और इसके पास एंटीबॉडी बी मौजूद है। इसके पास अगर इस दायरे वाली को ये मुरब्बे वाली को हम एंटीजन बी तस्वर कर लें तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप बी है और इसके पास एंटीजन ये वाली है और एंटीबॉडी इसके पास ए होगी, इसके पास एंटीबॉडी ए मौजूद होगी। अब अगर इस एक बंदे के पास उसके रेड ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन ए भी लगा हो, एंटीजन बी भी लगा हो, तो इस बंदे का ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और इसके पास एंटीजन होगा ये वाला भी और ये वाला भी, यानी कि एंटीजन ए भी होगा, एंटीजन बी भी होगा, लेकिन इसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं होगी। एंटीबॉडी हमेशा उसी के ऑपोजिट होगी। फर्ज करें एक बंदे के पास एंटीजन ए है तो उसके पास एंटीबॉडी बी होगी। अगर एक बंदे के पास एंटीजन बी है उसके पास एंटीबॉडी ए होगी। अगर एक बंदे के पास एंटीजन ए और बी हो और उसके पास एंटीबॉडी कोई नहीं होगी, और एक बंदे के पास अगर एंटीजन कोई भी ना हो, ए भी ना हो बी भी ना हो, तो उसके पास एंटीबॉडी ए और बी होगी, जिस तरह इस केस में होगा। इस बंदे के पास ना ही ए वाली एंटीजन है ना ही बी वाली एंटीजन है, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ओ। जिसके पास कोई ना होगी उसका ब्लड ग्रुप ओ होगा। और इसके पास एंटीजन नन मैंने लिखा है, कोई भी नहीं, और एंटीबॉडी ए भी है, एंटीबॉडी ए भी है और एंटीबॉडी बी भी है। ये कैरी लैंडस्टेनर ने 1900 में लिया था और इसे मेडिसिन की तरफ से नोबेल प्राइज भी दिया गया। इसके अलावा और भी बेशुमार ब्लड ग्रुप सिस्टम आ चुके हैं जिसमें ऑरेंज पॉजिटिव फैक्टर है, बेशुमार और भी हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा पॉपुलर सिस्टम है जो कि क्लासिफाई करता है ब्लड को ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन प्रेजेंट ऑन रेड ब्लड सेल। एक और सिस्टम जो कैरी लैंडस्टेनर ने दिया वो 1930 में उसने दिया और इसके मुताबिक ऑरेंज सिस्टम पॉजिटिव या नेगेटिव। हमने सुना होगा आपका ब्लड ग्रुप क्या है, ये बी पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है। इसका मतलब है उनके ब्लड ग्रुप उनका नेगेटिव इसलिए है या पॉजिटिव इसलिए है। पॉजिटिव की पहले बात करते हैं कि जो रेड ब्लड सेल हैं उनके पास एक एंटीजन एक्स्ट्रा होती है जिसे ऑरेंज एंटीजन कहते हैं या ऑरेंज फैक्टर कहते हैं। अगर वो प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उस बंदे का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर वो नहीं प्रेजेंट तो इसका मतलब है उस बंदे का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एन एंटीजन कॉल्ड ऑरेंज फैक्टर। अगर एक बंदे के रेड ब्लड सेल के पास ऑरेंज फैक्टर प्रेजेंट है तो इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और अगर एक बंदे के रेड ब्लड सेल्स के पास ऑरेंज फैक्टर नहीं है तो इसका मतलब है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रीजस मंकी, इसलिए ऑरेंज का नाम दे दिया गया। रीजस का पहला लफ्ज जो है वो ऑरेंज है, इसलिए रीजस ऑरेंज सिस्टम का नाम दे दिया गया इसे। अ पर्सन हैविंग ऑरेंज फैक्टर हैव ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, और जो बंदा जिसके पास अ पर्सन डज नॉट हैव ऑरेंज फैक्टर हैव ब्लड ग्रुप नेगेटिव। जिसके पास ऑरेंज फैक्टर है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, और जिसके पास ऑरेंज फैक्टर नहीं उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है।
ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन RH सिस्टम। तो जिस बंदे के पास RH फैक्टर है वो हमेशा RH फैक्टर जिसके पास मौजूद होगा उसी से ब्लड लेगा, और जिसके पास RH फैक्टर नहीं है वो हमेशा उसी बंदे से ब्लड लेगा जिसके पास RH फैक्टर नहीं है। यानी कि पॉजिटिव वाला पॉजिटिव वाले से ब्लड लेगा और नेगेटिव वाला नेगेटिव वाले से लेगा। और बहुत बार ऐसा होता है कि बट अ पर्सन हैविंग RH पॉजिटिव, एक बंदा जिसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है वो ऐसे बंदे से ब्लड ले सकता है जिसके पास RH फैक्टर नहीं है। लेकिन एक बंदा जिसके पास RH फैक्टर नहीं है यानी कि उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो कभी भी किसी सूरत भी RH पॉजिटिव वाले से ब्लड नहीं ले सकता। अब मैं आपको बताता हूं कि RH फैक्टर एक एंटीजन है जो कि रेड ब्लड सेल्स के पास है। अगर एक बंदे के पास RH फैक्टर नहीं है वो ऐसे बंदे से जिसका RH फैक्टर प्रेजेंट है उससे ले लेता है तो उसका ब्लड एंटी-RH एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। दोबारा से सुने, एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है वो पॉजिटिव वाले से ब्लड ले लेता है तो RH फैक्टर उसका इस इंसान के अंदर आके RH फैक्टर बन जाएगा, लेकिन उस इंसान का उसकी मदाफत के निजाम में उसको बचाने की सूरत में एंटी-RH एंटीबॉडी बनाएगा जिसकी वजह से उसका खून कोगुलेट कर जाएगा। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों की जाती है और इसके अंदर क्या क्या एहतियातें की जाती हैं वो भी आपको बताता हूं कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट हुआ किसी का तो उसका बेशुमार खून निकल गया तो उसे ब्लड देना लाजमी हो जाता है। डिलीवरी के वक्त जब बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त भी ज्यादातर औरतों को खून की जरूरत पड़ जाती है, ऑपरेशन की सूरत में खून की जरूरत पड़ जाती है। ये RH सिस्टम और ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम ने एक इंसान को अगर उसका खून निकल भी गया है फिर भी उसको जिंदा रहने की गारंटी दे दी है कि अगर उसको ब्लड ग्रुप मिल जाता है तो इसका मतलब है वो सरवाइव कर जाएगा। एक बंदा जिसके पास एंटीजन A है, जिसका ब्लड ग्रुप A है, वो एंटीजन B वाले से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता क्योंकि एंटीजन A वाले के पास एंटीबॉडी B है, दूसरे वाले के पास एंटीजन B है लेकिन एंटीबॉडी A है। ये जब आपस में मिक्स होंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी एक दूसरे के साथ मिलके कोगुलेशन बना लेंगे, जम जाएंगे और खून मुंज में धो जाएगा। इसी तरह RH नेगेटिव सिस्टम, एक बंदा जिसका ब्लड ग्रुप RH नेगेटिव है यानी कि उसके पास RH फैक्टर नहीं है, उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, और एक बंदा जिसके पास RH फैक्टर मौजूद है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले से लेगा तो उसका खून जम जाएगा और वो बंदा मर जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव वाला जिसके पास RH फैक्टर प्रेजेंट है वो RH नेगेटिव वाले से ब्लड ले लेता है तो उसे कोई इशू नहीं होगा, वो सरवाइव कर सकता है। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव है, O नेगेटिव के पास ना ही कोई एंटीजन है ना ही उसके पास RH फैक्टर मौजूद है, लिहाजा ये हर किसी को ब्लड दे सकता है। और AB पॉजिटिव और यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये सबसे ब्लड ले सकते हैं क्योंकि इनके पास एंटीजन A भी है, एंटीबॉडी B भी है, RH फैक्टर भी प्रेजेंट है, लिहाजा ये सारे लोगों से ब्लड ले सकते हैं। AB पॉजिटिव वाले खुशकिस्मत लोग हैं क्योंकि वो सबसे ब्लड ले सकते हैं, और O नेगेटिव वाले ये किसी और से ब्लड नहीं ले सकते, ये सिर्फ O नेगेटिव वाले से ब्लड लेंगे, लेकिन दे ये सारे लोगों को सकते हैं। इसलिए ये O नेगेटिव वाले यूनिवर्सल डोनर हैं, AB पॉजिटिव वाले यूनिवर्सल रेसिपिएंट हैं। AB पॉजिटिव वाले सबसे ब्लड ले सकते हैं लेकिन सबको ब्लड दे नहीं सकते, देंगे सिर्फ AB पॉजिटिव वालों को। नेक्स्ट है हमारे पास खून की बीमारियां या ब्लड डिसऑर्डर्स। बेशुमार बीमारियां हो सकती हैं, खून निकल भी सकता है जिस्म से, बीमारियां भी हो सकती हैं जिनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी बुक्स में दी गई हैं वो है ल्यूकेमिया और थैलेसीमिया। ल्यूको का मतलब है सफेद और ल्यूको का मतलब है सफेद और एनीमिया से मुराद है कैंसर हो गया, ब्लड व्हाइट ब्लड सेल का कैंसर हो गया। आपने अक्सर सुना होगा उस बंदे को ब्लड कैंसर है। क्या होगा इस ब्लड कैंसर के अंदर कि जिस बोन मैरो के अंदर व्हाइट ब्लड सेल बन रहे थे वो चेंज हो गया, म्यूटेशन कहते हैं सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल। म्यूटेशन तब्दीली आ गई उस बोन मैरो में, वो जो बोन मैरो जो नॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल बना रहा था वो खराब हो गया। अब वो ऐसे व्हाइट ब्लड सेल बना रहा है जो कि मैच्योर ही नहीं होंगे, जो अपना काम ही नहीं करेंगे, जो जिस तरह पैदा हुए हैं उसी तरह रहेंगे, अपना काम ही नहीं। अगर वैसे कैंसर कहते हैं एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल,
तो ल्यूकीमिया के अंदर भी जब बोन मैरो अल्टर हो जाएगा या म्यूटेट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो जो व्हाइट ब्लड सेल बनेंगे वो अनकंट्रोल बनेंगे, बेशुमार व्हाइट ब्लड सेल बनेंगे। अगर तो व्हाइट ब्लड सेल बने बेशुमार और काम भी करें फिर तो इंसान को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये जो म्यूटेड बोन मैरो से व्हाइट ब्लड सेल बेशुमार बनेंगे, इनसे ये मैच्योर नहीं हो सकेंगे, ये काम नहीं सही कर सकेंगे, इनसे इंसान काम नहीं ले सकेगा, लिहाजा ये दूसरी जगह पे जाएंगे। एक अगर फर्ज करें कि बोन बैकबोन से बने हैं या ये जो टांग की हड्डी है फीमरस इससे बने हैं, ये यहां से निकल के बाजू की हड्डी के बोन मैरो में आ जाएं, रिब्स की बोन मैरो में आ जाएं, तो क्या होगा, ये वहां वाले बोन मैरो को भी खराब कर देंगे और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ व्हाइट ब्लड सेल हो जाएगी, बेशुमार व्हाइट ब्लड सेल बनना शुरू हो जाएंगे, लेकिन वो काम नहीं करेंगे, दे रिमेन इमैच्योर, अपनी सारी जिंदगी इमैच्योर ही रहेंगे, काम नहीं कर सकेंगे। इस सूरत में अगर कोई बीमारी अटैक करती है तो वो बंदा बच नहीं सकता, क्योंकि व्हाइट ब्लड सेल वो फौज हैं जो हमें बाहर की बीमारियों से, पैथोजन से, जरासीमों से, बैक्टीरिया, वायरस से बचाती हैं, मुख्तलिफ बीमारियों से हमें महफूज रखती हैं। लेकिन जब व्हाइट ब्लड सेल, जब हमारी फौजी बेशुमार ज्यादा हो जाए लेकिन काम ना करे, मैच्योर ना हो, ठीक है, तो फिर हमें कोई भी बीमारी, कोई भी पैथोजन, कोई भी जरासीम आएगा तो डेफिनेटली वो बीमारी काज कर जाएगा, क्योंकि हमारी फौज नाकारा हो चुकी है। लिहाजा मैं जो ल्यूकीमिया है इसमें म्यूटेशन म्यूटेशन है सडन चेंज, अचानक ही तब्दीली आ जाए, कोई ऐसी ग़िज़ा खाने से, बेशुमार ऐसी ग़िज़ाएं हैं जो कि हमारे डीएनए को चेंज कर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सूरज की रेज में ऐसी नुकसानदार रेज शामिल हैं जो हमारे डीएनए को चेंज कर सकती हैं, मोबाइल की रेज में ऐसी रेज शामिल हैं जो कि हमारे डीएनए को अल्टर कर सकती हैं। उसके अलावा ये जो बूस्टर वगैरह लगे होते हैं इनसे ऐसी रेज निकलती हैं जो हमारे डीएनए को अल्टर कर सकती हैं। एक्सरे और सिटी स्कैन वगैरह ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो हैं, लेकिन इनकी रेज भी हमारे डीएनए को अल्टर कर सकती हैं। तो म्यूटेशन हो जाएगी ऐसे बोन मैरो में जो व्हाइट ब्लड सेल बनाए और ये फैल जाएगा सारे जिस्म में, बाकी बोन मैरो को भी जाके खराब कर देगा, अनकंट्रोल्ड व्हाइट ब्लड सेल प्रोड्यूस होते जाएंगे जो कि मैच्योर नहीं होंगे और अपना काम नहीं करेंगे। ऐसी सूरत में उस बंदे को रेगुलरली 1 वीक, 2 वीक, मंथ के बाद ब्लड लगवाना पड़ेगा, तभी ही वो जिंदा रह सकेगा, अदरवाइज वो जिंदा नहीं रह सकेगा। इसका दूसरा तरीका है कि वो अपने बोन मैरो को तब्दील करवा ले, लेकिन ना तो 100% बोन मैरो तब्दील हो सकता है, सिर्फ बड़ी हड्डियों का बोन मैरो तब्दील हो सकता है, और ना ही ये 100% कारीगर है। जैसे कि कुछ ना कुछ सेल तो उसने छोड़ ही दिए होंगे, उन सेल से जो नए सेल बनेंगे वो खराब ही सेल होंगे। फॉर एग्जांपल अगर रिब्स के बोन मैरो खराब हो गए और टांगों के बोन मैरो खराब हो गए हैं, टांगों वाले तो हमने चेंज करवा लिए, लेकिन रिब्स वाले हम चेंज नहीं करवा सकेंगे क्योंकि ये बिल्कुल छोटी छोटी हड्डियां हैं। लिहाजा इनसे जो व्हाइट ब्लड सेल बनेंगे वो फिर खराब बनेंगे, वो फिर जो वो जो ओरिजिनल, जो असल बोन मैरो होगा उसको भी जाके खराब कर देंगे। लिहाजा इसका 100% कोई इलाज नहीं है। एक ही इलाज हो सकता है कि या तो हम बोन मैरो को चेंज करवा लें और या फिर रेगुलरली मंथ के बाद, 2 वीक के बाद, वीक के बाद ब्लड लगवाते हैं। दूसरी बीमारी है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया असल में कॉज होती है बार बार एक ही फैमिली में कजन से कजन शादी करने में। आजकल अमेरिका और कनाडा में उन्होंने ये टेस्ट लाजमी करार दे दिया बिफोर मैरिज कि आप टेस्ट करवाएं कि आपके बच्चे को कहीं थैलेसीमिया तो नहीं हो सकता जो फ्यूचर में आएगा। लिहाजा पाकिस्तान में भी ऐसे लॉज होने चाहिए जिनकी मदद से हम चेक कर जाएं कि इस आने वाले बच्चों को थैलेसीमिया तो नहीं होगा, आने वाले बच्चों को ल्यूकीमिया की बीमारी तो नहीं हो सकती। इसमें जो थैलेसीमिया है इसमें म्यूटेशन हो सकती है, यानी अचानक तब्दीली हो सकती है, फिर भी थैलेसीमिया हो सकता है, लाजमी नहीं कि जेनेटिक ही हो। और दूसरी वजह यह है कि जीन खराब हो जाता है। वो जीन खराब हो जाएगा जो रेड ब्लड सेल की एक प्रोटीन जिसका नाम है हीमोग्लोबिन उसे बनाता है। अब हीमोग्लोबिन जो उस म्यूटेड जीन से, खराब जीन से बनेगी, उसके पास प्रॉपर अमाइनो एसिड नहीं होंगे, उसके पास प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होगा कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे। रेड ब्लड सेल के ऊपर जो प्रोटीन हीमोग्लोबिन है जिसकी वजह से उनका कलर रेड है, उसका असल में काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना सेल्स की तरफ। अब जब ऐसा
ऐसी हीमोग्लोबिन बनी है जिसके पास प्रॉपर अमाइनो एसिड नहीं, जिसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं, वो ऑक्सीजन अच्छी तरह से कैरी नहीं कर सकेगी। लिहाजा थैलेसीमिया वाले मरीजों की आंखों का कलर, उनके जिस्म का कलर, उनके नाखून का कलर, सबका कलर पेल कलर नजर आएगा, पीला पीला रंग नजर आएगा, क्योंकि उनके पास ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होगी। उनके जो सेल्स हैं, जो रेड ब्लड सेल्स हैं, वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकेंगे। इसका भी एक ही हल है कि आप बोन मैरो को ट्रांसप्लांट करवाएं, बोन मैरो पुराने वाला निकलवा के नया वाला लगवाएं, लेकिन कोई ना कोई 2 4 5 सेल तो रह ही जाएंगे, वो अपने आप की तादाद बढ़ाएंगे और दूसरे जो अच्छा बोन मैरो होगा, जो कि न्यूली इम्प्लांटेड होगा, उसे भी जाके खराब कर देंगे। 100% कोई क्योर नहीं है। थैलेसीमिया के मरीज का जो लाइफ स्पैन है वो 22 इयर्स है। एक थैलेसीमिया का पेशेंट ज्यादा से ज्यादा 22 साल तक जिंदा रह सकता है, उसके बाद इसकी डेथ हो जाती है। थैलेसीमिया का जो मरीज है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांट उसके लिए लाजमी है, और उसके बाद रेगुलरली ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा के वो अपने आप को अलाइव रख सकता है, अपने आप को बचा सकता है। तो अल्लाह ताला हमें इन जैसी बीमारियों से, इन जैसी मुहलिक बीमारियों से बचाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।